साथ बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान की आधिकारिक रूप से की शुरुआत। देश के सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी 2022 तक राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान का आयोजन। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला लिनाक NCDC मत्स्य पालन व्यापार इंक्यूबेशन केंद्र का करेंगे शुभारंभ। इस केंद्र की सेवाएं देश में मत्स्य पालन व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने में करेंगी सहायता। उपराष्ट्रपति ने नागरिकों से जनजातीय शिल्पकारों और कारीगरों के उत्पादों की खरीद करके उनको सहायता प्रदान करने का किया आह्वान। कहा, जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने में करेगा मदद। जम्मू कश्मीर में समय पर बारिश और अनुकूल मौसम से बढ़ा केसर का उत्पादन। केसर उत्पादन में लगे किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा और अफगानिस्तान समेत अन्य देशों से आ रही है डिमांड। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए AHDF KCC अभियान की शुरुआत हो रही है। सभी पात्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान की शुरुआत। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की। मत्स्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी 2022 तक राष्ट्रव्यापी AHDF अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान का आयोजन करने के लिए राज्यों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा बैंकों के साथ साथ अन्य अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवे का महत्वपूर्ण योगदान है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन गतिविधियां लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों की आय बढ़ोतरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले वर्ष 1 जून से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक दुग्ध सहकारी समिति की तरफ से आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 14 लाख से ज्यादा नए AHDF KCC को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। पूरे देश में लगभग 10 करोड़ AHD किसान हैं, इसलिए डेयरी सहकारी समितियों के अलावा भी इसके विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से आह्वान किया कि वो आगे बढ़कर जनजातीय शिल्पकारों और कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदें और उनका समर्थन करें। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय नवीन हस्तशिल्प उत्पादों के साथ आ रहे हैं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल और दीर्घकालिक हैं। नायडू ने जनजातीय लोगों के प्राकृतिक कौशल को दिशा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे कि
उनके उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके और लोकप्रिय बनाया जा सके, उनके आय के स्रोतों में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनजातीय शिल्पकारों और महिलाओं के उत्पादों के लिए पर्याप्त विपणन मार्ग तैयार करने की भी आवश्यकता है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए समारोह में उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजातीय समुदायों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों ने बड़े पैमाने पर अपना योगदान दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से उठे इन जनजातीय आंदोलनों ने कई लोगों को अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के लिए सरकार की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि रानी दुर्गावती, रानी गैडिलन्यू, बाबा तिलका मांझी, कोमाराम भीम, अल्लूरी सीताराम राजू और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं को उजागर करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाने से आने वाली पीढ़ी को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, निर्भीकता और बलिदान के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने मत्स्य पालन व्यापार इंक्यूबेशन केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र की सेवाएं देश में मत्स्य पालन व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेंगी। पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लिनाक एनसीडीसी मत्स्य पालन व्यापार इंक्यूबेशन केंद्र का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा की जा रही है, जो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन आता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आने वाली सहकारी समितियों के लिए अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे। सरकार का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार देश में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। और अब खबर केरल से। केरल में मूसलाधार वर्षा और तेज हवाएं जारी हैं। लगातार हो रही वर्षा से पूरे राज्य में व्यापक नुकसान की खबर है। केरल के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में तेज वर्षा हो रही है। राज्य के मौसम विभाग ने आज एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो समुद्र में न जाएं। वहीं मौसम विभाग ने चेन्नई और इसके उपनगरीय इलाकों में बुधवार और बृहस्पतिवार को तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी अंडमान सागर पर कल बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी अंडमान की ओर बढ़ गया है। पश्चिमी और उत्तर के दूरदराज जिलों में आज और कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इस बीच कन्याकुमारी जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश से राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में केसर की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि समय पर बारिश और अनुकूल मौसम से इस साल केसर की फसल का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस साल उन्हें केसर की फसल से ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। कश्मीर का केसर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी वजह से भारत केसर उत्पादन में ईरान के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। कश्मीर घाटी में उगने वाले केसर की महक विदेशों में भी फैल गई है। वहां से भी इसकी मांग आनी शुरू हो गई है। इसकी तोड़ाई का काम अक्टूबर माह से शुरू होता है और नवंबर में देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशों में भी भेजा जाता है। विदेशों से मांग का कारण जीआई टैगिंग भी है। पहले केसर को बिचौलियों के माध्यम से बेचा जाता था। ऐसे में किसानों को केसर की पूरी कीमत नहीं मिल पाती थी, मगर अब केसर को किसान सीधा मंडियों के माध्यम से बेचते हैं। ऐसे में तय कीमत भी उनके खातों में आ रही है। मौजूदा समय में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा और अफगानिस्तान समेत अन्य देशों से डिमांड आ रही है। अब सरकार की ओर से भी प्रोत्साहित करने और योजनाओं का लाभ मिलने से पैदावार बढ़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर पंपोर में केसर के खेतों में खिले फूल पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक महिला पर्यटक ने बताया कि नवंबर महीने के मध्य में ही केसर खिलते हैं। इन फूलों को देखने यहाँ आए हैं। इस समय लोगों को इन खूबसूरत केसर के फूलों को देखने जरूर आना चाहिए। सैफरन का स्पेशली नवंबर महीना है, अक्टूबर नवंबर के बीच में ये इसका क्रॉप होता है, तो हम एग्जैक्टली वही टाइम पे आए हैं। सैफरन का खाने का मज़ा है, ऐसा उसका देखने का भी मज़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो फ्लावर्स है सैफरन की हमने फर्स्ट टाइम देखे हैं ब्लूमिंग,
सैफरन है यहाँ पर टेस्ट करवाया इन लोगों ने फ्रेशली, और यहाँ पर वो सेल कर रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम है लाइफ में जब मैंने देखा। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। टूरिस्ट कश्मीर पहले भी आते थे तो वो सैफरन को देखना बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब इस साल हमने देखा है कि जो अभी जो ये सैफरन लैंड है काफ़ी ब्लूम पे है, और इस साल काफ़ी अच्छी पैदावार निकल रही है, और जो भी कश्मीर टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो इन सैफरन लैंड्स में आना बहुत पसंद करते हैं। उनको अच्छा लगता है यहाँ पे वीडियोग्राफी करना, फोटोग्राफी करना। वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कर्नाटक के हुबली में संभागीय कार्यालय और तंजावुर, चेन्नई में एक फोटो प्रदर्शनी के साथ खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। वर्चुअल तरीके से भंडारण, खरीद, गन्ना खेती के मुद्दों पर किसानों से सीधी बातचीत की गई। सरकार देश के 75 साल पूरा होने और इसके गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के तहत 15 नवंबर से 21 नवंबर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देश के विभिन्न स्थानों पर कई गतिविधियां, सेमिनार, वेबिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित करेगा। आजकल देश में अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह चल रहा है और इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित NCUI ने सहकार मेले 2021 का आयोजन किया। क्या कुछ खास है इस मेले में? पेश है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट। देश भर में 68वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित NCUI हाट ने सहकार मेले 2021 का आयोजन 14 से 20 नवंबर तक किया है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों एवं सहकार कारीगरों के हुनर को देश और दुनिया में पहचान दिलाने के साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे सहकारिता समूहों की प्रतिभा को दुनिया के समक्ष लाना है। सहकार से समृद्धि की बात हम कहते हैं। हुनर हमारी मातृशक्ति की बहनों ने दिखाया है। हमारे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से देश के हर प्रांत से आए यहाँ लोगों ने जिस तरह से स्टॉलों के रूप में अपने प्रोडक्ट दिखाए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार अगर करने की बात अगर कहें तो इस मेला के माध्यम से और इन स्टॉलों के माध्यम से हम कह सकते हैं। इस सहकारी मेले में देश भर से कई सहकारी समूह अपने उत्पादों की बिक्री के लिए यहाँ आए हैं। NCUI के माध्यम से आज हजारों महिलाओं के पास जो हुनर था और हुनर को मार्केट नहीं मिल रहा था, आज NCUI की वजह से हम सब महिलाओं को मार्केट मिला है। मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल की जो बात की है, मुझे लगता है कि उसके लिए ये परफेक्ट मंच है। सब लोग अपना अपना सामान यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेटेस्ट फैशन का है। खाने पीने में भी हम देखें तो बहुत वैरायटी है। तो मुझे लगता है कि शहरों और गाँव के बीच की ये जो कड़ी है, NCUI जो है कड़ी बना रही है, ये आने वाले समय में महिलाओं, पुरुषों सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। वहीं खरीदारों का कहना है कि ये उत्पाद काफी लोकप्रिय और सस्ते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप बाजार से कोई चीज़ें खरीदो, आप यहाँ से लो, जिससे इन लोगों को भी प्रोत्साहन भी मिलेगा और एक तरीके से इनकी इनकम भी बढ़ेगी। एक्चुअली यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो जो हमें कोविड से थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए वो भी यहाँ पे मौजूद है। कि यहाँ पे ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो हमारे खुद के लोग हाथ से बनाते हैं। इतना सुंदर बनाया है जिसे देख के मैं आज मैं सारा काम छोड़ के भी अगर मैं ये आई तो मुझे ये बेस्ट लगा है अपना काम। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मेले के आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की परिकल्पना को साकार रूप तो मिलेगा ही, देश भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ पाएगा। दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट का विधिवत उद्घाटन किया। इसके अलावा केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने MSME कयर बोर्ड, NSIC और खादी के पांडाल का उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट का भी आयोजन किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को हुनर हाट का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉन बर्ला भी मौजूद रहे। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक ऐसा मंच है जो लोगों के सपनों को पंख दे रहा है। इस हुनर हाट में देश भर के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अल्पसंख्यक समुदाय के 550 से ज्यादा कारीगर, दस्तकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं।
3 स्थानों पे एक साथ हजारों दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और उनके हजारों स्वदेशी उत्पादन लोगों के सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र है वो स्वदेशी और स्वावलंबन का मजबूत तंत्र साबित हुआ है और ये हुनर हाट उसी का एक परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कयर बोर्ड और NSIC के पंडाल का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा वे खादी ग्रामोद्योग के पंडाल पर भी पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। यहां आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ देखी जा सकती है। हम ABCV के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब आत्मनिर्भर भारत बनाने चाहते हैं, तो उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए हम ABCV के माध्यम से जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए ये प्रदर्शन और प्रयास की जानकारी देने के लिए हम लगाया है। गौरतलब है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इसके पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता इस मेले का दीदार 19 नवंबर से कर सकेगी। नई दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 1,62,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 2,04,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मोडासा मंडी में 13 नवंबर को हाइब्रिड लाल मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,665 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 नवंबर को मक्का का भाव रहा 2,400 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,360 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में पीली मक्का के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 13 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,720 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदों में 20 रुपए की मजबूती आई और मक्का 1,740 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में 13 नवंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,875 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,865 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगंज मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,640 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,630 रुपए। सिरसागंज मंडी में हाइब्रिड मक्का 1,750 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बलरामपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,780 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान दलहन का निर्यात 10% घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,36,138 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,526 टन का हुआ था। वहीं इन दिनों देश भर में चल रही रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चने के रकबे में अब तक 2 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में चने की बुआई 38,90,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान चने की बुआई का रकबा 41,33,000 हेक्टेयर रहा था। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में 13 नवंबर को चने का भाव रहा 4,535 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 85 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,450 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 नवंबर को चने का भाव था 4,850 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 4,875 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 13 नवंबर को चने का भाव रहा 4,775 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदे 25 रुपए टूटकर 4,750 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 15 नवंबर को देसी चना 6,000 रुपए पर बिका। इसी तरह राज्य की झांसी मंडी में शनिवार को देसी चने का भाव था 5,260 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,260 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव पर नजर डालें तो इलाहाबाद मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,550 रुपए। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 5,870 रुपए। लखीमपुर मंडी में देसी चना 5,870 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बलरामपुर मंडी में देसी चने के सौदे 5,600 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। मौसमी खेती की पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय सोयाबीन, मूंग और उड़द की कटाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ तैयार इलायची की तुड़ाई भी कर ली। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में ही जहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी 5 से 6 सप्ताह की हो चुकी है, उनकी रुपाई करते रहे। यही ये समय आलू की रुपाई के लिए अनुकूल है। ऐसे में किसान किसी प्रमाणित स्रोत से बीज लेकर रुपाई करे। वहीं पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में धान की कटाई कर ले, लेकिन कटाई से 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दे और कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिनों तक खेतों में ही सुखाए और उसके बाद उनकी गहाई करे। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में ये मौसम मसूर, चना, मटर, खेसारी और अरहर जैसी फसलों की बुआई के लिए अच्छा है। यही किसान पैरा खेती पद्धति से धान के खेतों में बची हुई नमी का लाभ लेते हुए दलहन की बुआई करे या फिर सरसों, अलसी, गेहूं जैसी फसलों के साथ मिश्रित फसल की बुआई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में ही कम अवधि वाली धान की किस्मों की कटाई कर ले। कटाई के बाद फसलों को 2 से 3 दिनों तक खेतों में सुखाए और उसके बाद उनकी गहाई कर ले। यही इस समय किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन भी लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इस समय टमाटर, बैंगन और मिर्च में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के लाल और लेटराइट मिट्टी वाले इलाकों में इस समय से बोई गई मध्यम अवधि वाली या कम अवधि वाली खरीफ धान की कटाई कर ले। यही धान की कटाई के 15 दिनों के बाद काबुली चना, मसूर और खेसारी की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ आलू की रुपाई के लिए खेत तैयार कर ले। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है।
आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार किसान चैनल पर आप खबरें और अन्य प्रोग्राम देखते रहेंगे। नमस्कार।